नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। नई दिशाएं की शुरुआत में मैं हमेशा आपको जोहार कहती हूँ, क्योंकि हम झारखंड राज्य में रहते हैं और झारखंड में अगर हम जब भी बात करेंगे तो आदिवासियों की बात हमेशा आएगी, क्योंकि जिस विषय पर हमारे राज्य की नींव रखी गई है उस विषय पर बात करना लाजमी भी है और ज़रूरी भी है। झारखंड आदिवासी कल्चर को लेकर के कितना रिच है ये बात जग जाहिर है, पर क्या वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है या अपना एसेंस कहीं ना कहीं खो रहा है? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेफी टेरेसा मुर्मू जी। जब हम आदिवासी संस्कृति के प्रिजर्व करने की बात करते हैं तो उसमें एक नई दिशा दे रही हैं स्टेफी टेरेसा मुर्मू जी, जो कि ना ही सिर्फ एक एक्टर हैं, राइटर हैं, बल्कि इनको झारखंड रत्न 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। ट्राइबल कल्चर को लेकर के इन्होंने पीएचडी भी किया है और रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, और ख़ास करके एक सोशल वर्कर हैं और आदिवासी संस्कृति के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सालों से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू जी। नमस्कार स्टेफी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार, धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत पैशनेटली काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर्सनली भी आप उससे जुड़े हुए रहते हैं। आप खुद आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अपनी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई, कहाँ आप पली बड़ी हैं, उस बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू है। हाँ, सवाल ये कि मैंने ये कहाँ से सीखा और मेरी परवरिश कैसे हुई, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने कहा, मैं आदिवासी महिला हूँ और संथाल जनजाति की महिला हूँ, क्योंकि झारखंड में 32 जनजाति के लोग रहते हैं और झारखंड को अगर भौगोलिक तौर पे हम बांटे तो 3 मुख्य भाग होता है। एक छोटा नागपुर है जो रांची है, जैसे अमूमन लोग जानते हैं। दूसरा कोल्हान है जो जमशेदपुर के आसपास का इलाका है, और तीसरा जो है वो संथाल परगना है, जिसका आप कहें कमिश्नरी टाउन जो है वो दुमका है। और मैं संथाल परगना के दुमका शहर में पैदा हुई, और क्योंकि मैं आदिवासी स्वयं हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने पुरखाओं से देखा, अपने माता पिता से, अपने नाना नानी, दादा दादी से देखा, वही चीज़ मैं आगे लेकर के आई, और उसी पे मेरी कोशिश रही कि मैं आज तक उसको लेकर के आऊँ, नए जनरेशन तक इस बात को पहुँचाऊँ। रही बात मेरे शिक्षा की, तो प्राइमरी एजुकेशन मेरा दुमका में ही हुआ। इसके बाद मैं पटना गई। पटना में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं दिल्ली चली गई और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी किया। और पीएचडी का जो विषय था वो भी आदिवासियों की मौखिक परंपरा है, क्योंकि जब हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास या तो हमें लिखित मिलता है या पुरातात्विक तथ्यों से हम इतिहास को जानते हैं, लेकिन एक बहुत मुख्य विषय है जिस पे बहुत कम ध्यान जाता है कि मौखिक परंपरा जो है वो भी इतिहास का एक पहलू है, एक आयाम है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें कि 37 करोड़ आबादी जो है पूरे विश्व की, जो 70 देशों में फैले हुए हैं, वो आदिवासियों की है, और उनकी परंपरा मौखिक है, लिखित नहीं है। कईयों की, बहुतों की हो गई है। तो क्या हम ऐसा समझे कि उन लोगों का इतिहास नहीं है? तो ऐसा नहीं, इतिहास है, लेकिन वो मौखिक है। तो इसी विषय, ये जो विषय था ये बहुत मुझे कचोटता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पे अपना शोध किया जाए। तो मैंने पीएचडी अपनी इसी विषय पे किया। जी मैम, जब हम किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ का फूड, क्विजीन, अटायर, म्यूज़िक, फेस्टिवल, सब कुछ आता है, पर एग्रीकल्चर भी आता है। मैम, आप फार्मिंग भी करती हैं। आज के जनरेशन में जब हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कृषि से दूर हो जाते जा रही है। अगर कोई फार्मिंग फैमिली अभी है भी तो वो चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में ना रहें, प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें, पर इससे बाहर चले जाएं। ऐसे में आप वापस फार्मिंग की ओर लोगों को लेकर के जा रही हैं, उस बारे में बताइए। आदिवासी होने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र ये है कि आप
खुद को और प्रकृति को अलग नहीं समझते हैं। आपका जो परिचय है वो, जैसे हम अपनी माँ से अलग नहीं हो सकते, तो उसी प्रकार आदिवासियों के लिए प्रकृति माँ के बराबर है और वही सब कुछ है। जल, जंगल, ज़मीन, ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन एक साधारण इंसान, आदिवासी इंसान के लिए ये बहुत महत्व रखता है और हर एक दिन हम ऐसे ही जीते हैं। कई बार ये होता है कि लोग मुझसे ये सवाल करते हैं जैसे कि कृषि आज के डेट में हम क्यों करना चाहते हैं और आप क्या कैसा मैसेज देना चाहती हैं आप। तो आज वो तारीख है जब हमारे देश के बड़े नेता हैं या स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को महत्व दिया है और उन्होंने मिलेट वर्ष घोषित किया है। जबकि आदिवासियों के साथ बीज संग्रहण जो है ये कई वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है, जिसको सीड बैंक कहते हैं आज के दौर पे। या फिर आज हम बात करते ऑर्गेनिक कृषि की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है, सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर विश्व के अलग अलग जगहों में। लेकिन आदिवासियों का जीवन तो हमेशा से ऑर्गेनिक था, इसमें कोई नया विषय नहीं था। खाद के तौर पे भी लोग क्या यूज़ करते हैं, गोबर और राख, जो कि बिल्कुल पारंपरिक कृषि विधा थी, वही चलता आ रहा है। और सीड बैंक की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी अनाज के प्रकार हैं, जैसे आप धान में ले लेते हैं गोड़ा, बाला गोड़ा, करहनी, इन सारी चीज़ों को संरक्षित रखना। मकई में भी हमारा जो है कबरा जुंडरा होता है। अब कबरा जुंडरा क्या होता है, एक तो हम मार्केट में मकई देखते हैं जो एकदम मोतियों की तरह होता है, खिला खिला रहता है, वो अमेरिकन कॉर्न है। अच्छा। जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, जो मीठा होता है। लेकिन कबरा जुंडरा जो है वो मीठा नहीं होता है, उसमें हल्का पीलापन, ब्राउन, चितकबरा टाइप का होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, एक तो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, दूसरी बात यह है कि इन अनाज के भंडारों को जब हम रखते थे, जिसको अगर देशी भाषा में बोलिए तो आप मोरा कहते थे। मोरा गोल सा बनता था धान के बालियों से मोड़ करके, जिसमें हम अनाज को भर के रखते थे, अनाज भंडार रहता था। अब क्या हुआ है कि वो चीज़ें हट गई है, हम बाज़ार पे बहुत निर्भर हो गए हैं। और इसकी वजह से पहले क्या था कि जो बचा हुआ अनाज होता था उसको हम फिर से खेती कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप बाज़ार पे निर्भर है। आपने खेती की, आपने जितना कंज्यूम किया और बाकी को आप फिर से खेत पे नहीं लगा सकते। तो मेरी ये कोशिश है कि इन सारी चीज़ों को हम अपने संरक्षित करें और ये जो इंडिजिनस नॉलेज है इसको आने वाली पीढ़ी तक दे। और दूसरी बात ये है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि तो हमें करना ही चाहिए। और भोजन एक ऐसा चीज़ है, चाहे वो अमेरिकन हो या स्पेन के लोग हो या इटली के हो, 3 टाइम आपको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। आप ईट कंक्रीट की चीज़ें नहीं खाते हैं, आपको प्रकृति पर निर्भर होना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कितना अच्छा होगा कि हम अपना भोजन खुद उगा सके। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और यहाँ एक और जोड़ना चाहूँगी, जैसे मड़वा बहुत आयरन रिच है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, आज देखिए खून की कमी हो जाती है क्योंकि हमने खान पान बदला है। और पहले ये एकदम हमारा स्टेपल फूड हुआ करता था, मड़वा के रोटी खाते थे, तो महिलाओं को किसी तरीके की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के जीवन शैली में जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे लिए एलियन है, तो उसका कहीं ना कहीं गलत असर हमें अपने सेहत में भी देखने को मिलता है। मैम, शुरुआत में ही मुझे शायद ये कह देना चाहिए था कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। आपने आज पंछी पठान पहना है और ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनी है। किसी भी संस्कृति में हम जब उसके अटायर की बात करते हैं तो हर संस्कृति का, हर कम्युनिटी का अपना अपना पहनावा होता है। मैं चाहूँगी कि आदिवासी अटायर के बारे में, उसकी ज्वेलरीज के बारे में आप कुछ बताइए। झारखंड बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ 32 जनजाति
के लोग रहते हैं। और मैंने आज जो ये पहन रखा है परिधान, इसको पंची पढ़ान कहते हैं, और ये संथाल महिलाएं पहनती हैं। और अगर आप गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं ऐसे ही पहन करके घूमती हैं, बिल्कुल प्रकृति से उठाए गए रंगों को अपने शरीर में लपेट के जाती हैं। और जहाँ तक गहनों का सवाल है, तो ये ऐसे गहने हैं जो फिर से मैं कहूँगी कि पारंपरिक हैं, यानी ये मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था। अच्छा। और उनको उनकी सासू माँ ने दिया था, और इस तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। और इसको, ये मांदर के शेप का है और इसको मंदली कहते हैं। और ये ठेका है जो हमारे सृष्टिकर्ता ठकुर और ठकुरान हैं, उसको ये सिंबलाइज करता है। मैंने हाथ में ये जो कंगन की तरह डाल रखा है, इसको सागाड़ साकौम कहते हैं। सागाड़ मतलब बैलगाड़ी के पहिए अच्छा की चूड़ियाँ जी। तो जो भी प्रकृति में लोगों ने देखा उसको बनाए। और इसको बनाने वाले भी आपको गाँव में ही मिलेंगे, जो पारंपरिक तौर पे ये वे बनाते थे। मतलब अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल की तो भी वो बनाते थे, और गहनों के भी, जो अब विलुप्त होती जा रही है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मुझे लोग देखें तो मेरी संस्कृति को भी देखें। जी मैम, अभी जो हमारी करंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, और आप भी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, और आप ही के कम्युनिटी से हैं, वो संथाल कम्युनिटी से हैं। तो कैसा आप महसूस करती हैं जब एक ट्राइबल महिला हमारी प्रेसिडेंट है? उस बारे में बताइए। ये भारत का सौभाग्य है, और कि हम में से एक, यानी आदिवासी जनजाति की महिला, वो भी, जैसे पुरुषों का हमेशा वर्चस्व रहा है राजनीति में भी, लेकिन एक महिला जो कि आदिवासी महिला है, संथाल महिला है, आज वो भारत के जो सबसे ऊंचे मकाम पे हैं। तो ये बिल्कुल गर्व का, उत्सव का या गर्व का माहौल है, और बहुत खुशी होती है हमें। और इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि मैडम है उस जगह पे, लेकिन उनके साथ वो बिल्कुल सूरज की तरह है। उनको देख करके पता नहीं कितने लोगों को वो ऊर्जा मिलती है कि वो भी पहुंच सकते हैं, प्रेरणा का स्रोत है वो। मैम, जब हम किसी भी संस्कृति की बात करते हैं ना, तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। भाषाएं जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन होती जाती हैं। पर हम आज की पीढ़ी की बात करें तो हमारी पीढ़ी को फ़ॉरेन के भाषाएं सीखनी है। उन्हें कोरियन सीखना है, इंग्लिश सीखना है, फ्रेंच सीखना है, पर अपनी भाषाएं नहीं सीखनी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो घर पे शायद कोई और भाषा बोलते होंगे, पर वो एक्सेप्ट करने में भी बहुत हिचकिचाते हैं। जैसे मेरे घर में मगही बोली जाती है, और मैं इस बात को लेकर के बहुत प्राउड हूँ। पर मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने कल्चर को, अपनी भाषाओं को ना ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ऐसे तो वो पास ऑन भी नहीं होगा और विलुप्त होता जाएगा। भाषा को लेकर के, आदिवासी भाषाओं को लेकर के अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, इस बारे में बताइए। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला कि मुझे जो कुछ मिला, जैसे मिला, मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी को मैं वैसा ही सौंप के जाऊँ। तो अगर मेरे माँ बाप ने, मेरे पुरखों ने उस चीज़ को इतना संजो के रखा, जिसमें भाषा भी एक है, भाषा, परिधान, कृषि, वाद्य यंत्र, गीत संगीत, सारी चीज़ें इसमें, खान पान, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये हमारा, और हमारा मतलब, मैं स्वयं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सारे लोगों के लिए कह रही हूँ कि ये हमारा दायित्व है कि जो हमें जैसा मिला हम अगली पीढ़ी को वैसा ही हस्तांतरित कर पाए। और इसके लिए भाषा बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है। लोग जैसे नए बच्चे हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, बहुत है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज पूरा विश्व एक गांव है। तो हमें बाहर के लोगों के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। तो अगर, और एक स्टडी ने ये भी किया है कि जो लोग अपनी मातृभाषा, चाहे वो संथाली हो मुंडा, खड़िया, आपने जैसे बताया मैथिली, अच्छी तरीके बोल पाते हैं बच्चे, और तो वो बहुत जल्दी बाकी भाषाओं को भी सीख पाते हैं, चाहे फॉरेन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा का स्वयं सम्मान करें, क्योंकि हम सम्मान नहीं करेंगे तो अगला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जी,
मैम, आप आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत काम करती हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिल करके एक चादर बदरनी के प्रमोशन के लिए काम किया था। आपके बारे में जब मैं जानकारी इकट्ठा कर रही थी तब मुझे उसके बारे में पता चला। उस के बारे में आप बताइए कुछ। चादर बदरनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ हम लोगों ने काम किया था अभी मार्च में, और ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। हमने बहुत लोगों ने देखा है कि कठपुतलियाँ जब हम बोलते हैं तो हमें कैसी कठपुतलियाँ याद आती हैं, जो डोर से बंधी हुई हो कठपुतलियाँ, जिसको हाथ के सहारे से लोग नचाते हैं। लेकिन जब हम चादर बदरनी की बात करते हैं, जो कि संथाल पपेट्री है, और ये सिर्फ झारखंड में इसका जो पपेटियर है, एकमात्र पपेटियर बचा हुआ है जो कठपुतली नाच करवा सकते हैं, और वो संथाल परगना के ही हैं और वो मेरे परिचित ही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को संजो के रखा है जिसमें काठ की पुतलियाँ बनती है और एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर संथाल शादियों का जो दृश्य होता है जिसमें 7 महिलाएं नाच रही हैं हाथ से हाथ जोड़े, और 5 जो पुरुष है वो मांदर ढोल बजा रहे हैं, गा रहे हैं। ये पूरा चीज़ एक साथ रोटेट होता है, जो मैंने आज तक कठपुतली की, जहाँ तक मैं बात करूँ, विश्व में कहीं नहीं देखा। हैंड पपेट्स देखे हैं, शैडो पपेट्स देखे हैं, लेकिन ये एक साथ इतनी चीज़ें होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो मेरा, जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि ये तो विलुप्त होती जा रही है, तो इसका संरक्षण करना चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से बात हुई, उन्होंने भी सोचा कि इसको संरक्षित करना चाहिए, तो एक वर्कशॉप था जिस पे हमने काम किया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे लास्ट पपेटियर है, ऑलमोस्ट लास्ट, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है, तो वो पता नहीं अपने गांव के लोग हैं, एक भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम मैंने अपना जो पार्ट था वो कंट्रीब्यूट किया, और आगे भी चाहूँगी कि वो आगे बढ़ता रहे। जी बिल्कुल। मैम, आपके, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी आपके बारे में शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि आप राइटर भी हैं। आपने एक किताब लिखी है जो कि आदिवासी के जो वो कहानियाँ होती हैं जो नानी दादी अपने बच्चों को पास ऑन करती हैं, उसके बारे में है। मैं चाहूँगी उस किताब के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरी पूरी कोशिश है वो है पारंपरिक चीज़ों को संजो के रखना, और उसमें हमारी जो किंवदंतियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें रामायण महाभारत, तो ये हमारी दादी नानियों ने हमें सुनाया और हमें एकदम याद हो गया। बाद में सीरियल में भी हमने देख लिया तो हमें याद हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आदिवासियों की उत्पत्ति कैसे हुई जी, तो शायद ही ऐसे लोग होंगे, और ख़ास करके नए जनरेशन के लोग, जिनको पता होगा। और अगर मैं या कोई भी ये चाहता है कि लोग इसके बारे में जाने, तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम बच्चों को वो सिखा पाएं। जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी मोबाइल का टाइम है, आपके सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें परोस दी जाती है, लेकिन फिर भी किताबों का एक महत्व है, किताबों की एक खुशबू है, किताबों के साथ एक अनुभव है। तो मैं वो चाहती थी कि बच्चे इससे जुड़े, और इसके लिए मैंने बच्चों के लिए वो कहानी लिखी जो है संथालों की उत्पत्ति कथा। और ये इसका जो आइडिया है मुझे ऐसे आया कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मामा हमारी स्टोरी क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन मिथ ऑफ संथाल्स, एंड आई वाज लाइक स्पीचलेस, मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर जो बदलाव मैं लोगों में देखना चाहती हूँ तो वो बदलाव मैं बनूँ। तो मैंने गांधी जी की ये बात बिल्कुल अंगीकार कर लिया था, तो मैंने ये किताब लिखी, और एक दो और किताबों पे काम चल रहा है, और मैं इस पे इलस्ट्रेशन जो पिक्चर्स होते हैं वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ। जी मैम, हम किसी भी कल्चर की, संस्कृति की जब बात करते हैं तो फूड का, उसमें क्विजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके बारे में जब मैं जानकारी इकट्ठा करी थी तब मुझे बहुत सारे ऐसे आपके वीडियोस मिले जिसमें कि आप जो इंडिजिनस फूड है, क्विजीन है, या तो आप उसको बना रही हैं या उसके बारे में बता रही हैं। उसके बारे में कुछ बताइए, जो आप प्रमोट करती हैं इतने सारे इंडिजिनस क्विजीन को, पकवानों को। आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास ज्ञान के भंडार हैं जी। तो लोग चाहते हैं
बहुत सारे कुकरी शोज़ है, तरह तरह की चीज़ें बनती है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, अब बनाना भी भूल गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को कैसे लाया जाए। तो उसके लिए मैंने यही कोशिश की कि भाई मैं ही बना लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है तो मैं उन सारी चीज़ों को बना करके यूट्यूब पे चैनल है जिस पे मैं डालती हूँ। इसलिए नहीं कि लोग मुझे लाइक करें या मुझे इतना अर्निंग हो जाए, इसलिए क्योंकि मैं लोगों तक ये जानकारी साझा करना चाहती हूँ और उसका एक बहुत अच्छा ज़रिया जो है वो यूट्यूब है। जी बिल्कुल। और इसी के संदर्भ में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसको सम्मान भी मिला था। जी, डॉक्यूमेंट्री से मुझे याद आया, मैम आप एक्टिंग भी करती हैं, आप डायरेक्शन भी करती हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हैं आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए। आपको इंडिजिनस अवार्ड मिला है 2022 का, बाली इंडिजिनस अवार्ड 2022। उस बारे में कुछ बताइए। जी, वो बाली इंडिजिनस इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मैंने बिरजिया ट्राइब्स हैं, बिरजिया जनजाति के लोग हैं जी। ये नेतरहाट के आसपास हैं, तो उनका जो है उनका जो कुजीन था जी। मैंने वो झीनू कुहरी उसको डॉक्यूमेंट किया जी। और उसकी वजह से ही मुझे ये सम्मान मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को जगह मिलता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारी मसालेदार चीज़ें हैं, खान पान में ही नहीं बल्कि प्रोग्राम्स में भी वैसे, लेकिन मुझे लोगों ने सम्मानित किया, इसका मुझे बहुत गर्व है। जी मैम, हम किसी भी संस्कृति की बात करें तो उसकी आर्ट कल्चर की बात ज़रूर आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जेरेड पेंटिंग की को बहुत हाईलाइट करती हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जेरेड पेंटिंग फिर से मैं कहूँगी कि संथाल आदिवासी महिलाएं जो थी वो अपने घरों को, क्योंकि मिट्टी का मकान होता था, वो अपने घरों को सजाती थी। तो वो कैसे सजाती थी? गोबर और मिट्टी के लेप से अलग अलग आकृति बनाती थी, उभरी हुई आकृति। जैसे अगर फूल है तो वो उभरा हुआ होगा, पत्तियां हैं और लताएं हैं, वो सारी चीज़ों को, और जो भी वो देखती थी प्रत्येक दिन, जैसे जंगल में अगर गई तो बाघ मिला, शेर मिला, हाथी मिला, तो वो सारी चीज़ों का चित्रण करती थी। और ये मैंने अपनी दादी को देखा, उनसे सीखा, फिर मैंने अपनी माँ को भी देखा, नानी को भी देखा, तो ये मेरे अंदर आ गया। तो मैंने कोशिश की है कि इस परंपरा को भी जीवित रखी जाए। जी मैम, आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई संदेश देना चाहें आदिवासी संस्कृति के प्रिजर्वेशन को लेकर के, तो वो क्या होगा? मैं आने वाले जनरेशन और हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपको धरोहर के तौर पे मिली, वो आप अपने आने वाली पीढ़ी को वैसा ही दें, तो बदलाव पॉजिटिव होगा, बदलाव सकारात्मक होगा। जी मैम, आप ना ही सिर्फ खुद बल्कि अपने काम से भी लोगों को इस बारे में मोटिवेट कर रही हैं, पर आप स्वयं भी मतलब उसको जी रही हैं। मतलब चाहे आपका अटायर हो, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो, हर तरीके से आपने आदिवासी कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। आज हमें ना ही सिर्फ आदिवासी कल्चर के बारे में, आपकी कल्चर, संथाल कल्चर के बारे में जानने को मिला, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब तक आपके जैसे लोग हैं तब तक आदिवासी संस्कृति का जो परचम है वो इसी तरीके से बुलंद रहेगा। और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही बहुत सारा अच्छा काम करते रहें, और उसके लिए मैं ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। और तब तक के लिए मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले एपिसोड में। और आप अगर चाहें तो हमारे जितने भी नई दिशाएं के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे नई दिशाएं की ये डीडी झारखंड की जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के आप हमारे सारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे आज का एपिसोड हो या पहले का एपिसोड हो, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा। और ना ही सिर्फ नई दिशाएं बल्कि डीडी झारखंड में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अगर आपको उन सब के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।
और इसके अलावा मैं इसी तरीके से नई दिशाएं में हम हमेशा ऐसे ही मेहमानों को लेकर के आते रहते हैं जो कोई ना कोई समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हों, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पर बहुत मेहनत से उस विषय पर काम कर रहे हों। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।